नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलो फिर कर लेते हैं आज का डिस्कशन, है ना। जल्दी से, बिना आपका टाइम खराब करें, चलिए सीधे, है ना। तो हमारी जो पहली न्यूज़ है वो है आज महिला आरक्षण से संबंधित। देखिए दोस्तों, 2023 में क्या हुआ था। एक ऐतिहासिक जो बिल है वो हमारी संसद ने पारित कर दिया था। संसद ने ये बोला था कि 1/3 जो आरक्षण है, यानी कि 33% जो आरक्षण है वो हम देंगे हमारी वुमेन्स को। ठीक है। लेकिन इसमें ये बोला गया था, एक क्लोज ये डाल दिया गया था। देखिए, मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड में आपको ले चलता हूँ। एक्चुअली 1993 से 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से हमारी जो लोकल बॉडीज है, यानी कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, हमारी जो म्यूनसिपलिटीज़ यानी कि नगर पालिका, नगर परिषद है, इनमें तो आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया था। लेकिन हमारी जो विधानसभाएं हैं और हमारी जो लोकसभा है, इसमें महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया था, जिसकी लंबे टाइम से मांग हो रही थी। फाइनली सरकार ने 2023 में ये बिल पारित कर दिया कि भाई हम 33% आरक्षण संसद और राज्य की विधानसभाओं में भी महिलाओं को देंगे। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई इसमें? इन्होंने एक क्लोज ऐसा डाल दिया था कि हम जनगणना और परिसीमन होने के बाद आरक्षण का जो लाभ है वो महिलाओं को देंगे। हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में हम सारी इस चीज़ को विस्तार से शुरू से एंड तक समझते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, 1931 में पहली बार बेगम शाह नवाज और सरोजनी नायडू जी जो थे, इन्होंने ब्रिटिश पीएम को पत्र लिखा और इन्होंने कहा कि हमें समानता का अधिकार दीजिए, यानी कि हमारे लिए आप पद आरक्षित कीजिए। लेकिन आपको पता है, ब्रिटिशर्स तो सुनने वाले नहीं थे। फिर 1946 और 49 में जो महिला सदस्य थे हमारी संविधान सभा में, उन्होंने भी समानता को पर्याप्त माना और जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था कास्ट वाइज, उसका विरोध किया था। और बेसिकली उन्होंने कहा था कि वुमेन्स को आप रिजर्वेशन दीजिए, बट यहाँ भी बात हमारी नहीं बनी। उसके बाद 1974 में एक CSWI की रिपोर्ट टुवर्ड्स इक्वलिटी यानी समानता की ओर, उसमें भी पंचायतों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की जो मांग थी वो की गई थी, लेकिन यहाँ भी बात नहीं हुई। फिर इसी तरह 1988 में भी महिला आरक्षण की जो सिफारिश है वो की गई थी, लेकिन लागू नहीं हो पाई। यानी कि ये सारे ऐसे प्रयास थे 1931 से शुरू होकर 1988 तक, जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद आता है हमारा जो सबसे लैंडमार्क और सबसे जो ऐतिहासिक जो चेंजेस था, वो था 73वां और 74वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से 1992-93 में 33% जो आरक्षण है वो अनिवार्य कर दिया पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए। और आज भी आपको पता है, इतनी महिला सरपंच चुन के आती है, उसकी मुख्य वजह ये आरक्षण ही है, वरना तो पुरुष कहाँ आगे आने देते हैं। और उसके बावजूद भी आपको पता है, सरपंच पति या इस तरह की जो अवधारणा है, यानी कि महिला चुन के तो आ जाती है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे उस पंचायत को या उस नगर परिषद के उस वार्ड को संभालता उसका पुरुष पति या जो भी उसका रिलेटिव है वो। ये समस्या आप सब समझते हैं। लेकिन फिर भी कई महिलाएं इसमें एम्पावर हुई है, और बहुत सारे आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स है, जैसे हॉकी वाली सरपंच महिला नीरू यादव जो है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जिन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, और वुमेन्स को रियल में एम्पावर भी इन्होंने किया, और वुमेन्स एम्पावर भी हुई है। ठीक है, चलिए। उसके बाद भी 92 और 3 में आ गया हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से आपको समझ गए 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को दे दिया गया। लेकिन कहाँ नहीं दिया गया था? विधानसभाओं में और लोकसभा में। 1996 से 2014 तक इसके लिए भी लंबा प्रयास किया। कैसे किया? 1996 में देवगौड़ा की सरकार थी, लोकसभा में बिल पेश हुआ, लेकिन पारित नहीं हो सका। देखिए, मेजोरिटी जो है पुरुष, अभी लगभग हमारा जो प्रतिनिधित्व है महिलाओं का संसद में, वो 10% के आसपास है, और सारी विधानसभाओं का भी अगर औसत निकाला जाए तो यही 8 से 12% के बीच में उनका औसत निकल के आता है, जो कि बहुत कम है। देखिए, हमारी पॉपुलेशन का तो आधा हिस्सा है, तो प्रतिनिधित्व भी आधा मिलना चाहिए, तो एटलीस्ट 33% तो मिलना ही चाहिए, बट नहीं, लगभग वो 10% के आसपास ही रहा है आज तक। उसके बाद 1988-2003 में वाजपेयी सरकार थी, इन्होंने कई बार बिल पेश किया, लेकिन इसके कारण ये असफल हो गया। कोटा के भीतर कोटा, जो भी इनके प्रावधान थे कि जैसे SC जो है समुदाय, उसी के अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण देता, तो ये मुख्य जो उनका मुद्दा था, इसकी वजह से ये बिल भी फेल हो गया। उसके बाद आप आगे चलते हैं। 9 मार्च 2010 को मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में तो बिल पास कर दिया, लेकिन ये लोकसभा में पास नहीं हुआ, और फिर इसकी वजह से 2014 में लैप्स हो गया। यहाँ भी पॉलिटिकल विल की कमी थी। देखिए, दिक्कत कहाँ होती है? राज्यसभा में पास करवाने में। लोकसभा में तो सरकार के पास बहुमत होता ही है, लेकिन जो भी वजह थी, पार्टी आपस में जो भी है कंसेंसस नहीं बना पाई, और ये बिल पारित नहीं हुआ। उसके बाद ऐतिहासिक जो निर्णायक सबसे बड़ा मोड़ था, वो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लाया गया। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था? 128वां संविधान संशोधन। ये तो विधेयक था,
यानी कि टोटल इससे पहले 127 संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश कर दिए गए थे। 128वां था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, क्या था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने ही सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी बन गई, तो ये हमारा हो गया 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी छोटे एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना। देखिए, जब अधिनियम की बात होगी तो 106वां था, यानी कि कंप्लीट कानून बन गया, और जब विधेयक की बात होगी तो ये 128वां था। ये डिफरेंस भी आप ध्यान रखेंगे, यानी कि ये ऐतिहासिक जो कदम था वो ले लिया गया। प्रॉब्लम्स कहाँ हुई? प्रॉब्लम्स ये थी कि जो लागू होगा ये होगा एक तो जनगणना के बाद। पहला जो प्रावधान था वो ये कि, यानी कि आपको पता 2011 में लास्ट जनगणना हुई, फिर कोविड की वजह से 2020-21 वाली हो नहीं पाई, तो अभी तक 2011 वाली जो हुई है वही लेटेस्ट जनगणना, और अब जनगणना होने जा रही है। दूसरा है कि जब परिसीमन हो जाएगा उसके बाद ये लागू होगा, तो इसमें तो ये अनिश्चितता हो गई ना कि कब लागू होगा। लेकिन अब सरकार 2026 में नया प्रस्तावित बदलाव लाने जा रही है। क्या क्या बदलाव कर रही है? देखिए, 31 मार्च 2029 से आरक्षण लागू करने के बारे में सरकार विचार कर रही है, और इसको आगामी 15 वर्ष के लिए लागू हो जाएगा, फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, या हो सकता है 33 से बढ़ा के 50 भी कर दिया जाए, लेकिन 15 वर्ष के लिए इनिशियली लागू हो जाएगा। कब से? 31 मार्च 2029। समझिए इस बात को, 31 मार्च 2029 को लागू होने से क्या है, क्योंकि अगला लोकसभा चुनाव जो है मई 2029 में होना है, 31 मार्च से लागू हो जाएगा, यानी कि मई में ही हमारी जो संसद में है महिलाओं का 33% जो रिजर्वेशन है वो सुनिश्चित हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आगे इन्होंने जो नई जनगणना की शर्त थी, यानी हमने बात करी ना कि जनगणना की बात करेंगे, उसको हटाकर 2011 की जनगणना है उसको ही बेस मान लिया जाएगा इस बदलाव के तहत। अब ये होता है तब देखेंगे, बट जो प्रस्तावित बदलाव है वो हम समझ रहे हैं, यानी कि ये अड़चन भी खत्म होगी। आगे लोकसभा की सीटें 543 है, उसको बढ़ा के 816 करने का इनका विचार है, यानी कि लगभग 50% की जो वृद्धि है वो लोकसभा की सीटों में होने जा रही है। और अगर हम 33% इसमें काउंट करें तो 816 में से 273 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी, जो कि अभी 50 की रेंज में है, वो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 273 सीटें, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आगे कैसा होगा आरक्षण का स्वरूप? देखिए, वो तो आने वाली बात होगी कि जो अभी SC/ST आरक्षण सीटों के भीतर ही महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। लॉटरी और रोटेशन सिस्टम होगा। मान लीजिए एक कोई A सीट है, ये इस बार है, तो अगली बार लॉटरी से हो सकता है B सीट का नंबर आ जाए, तो ये एक अलग बात है। और ये जो विधेयक है ये पारित होने जा रहा है। परिसीमन एक्ट में भी बदलाव होगा और नारी शक्ति वंदन एक्ट में भी बदलाव होगा। ठीक है, और कुल हिस्सेदारी जो है 30 से 40% भी हो सकती है, यानी कि जनरल सीटों पर भी महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी 33% में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो डन है। ठीक है, इनमें तो आपको आरक्षित करना ही पड़ेगा। जो जनरल पुरुष वाली जनरल जो सीट होगी वहाँ भी महिलाएं अगर जीत के आती है तो ये लगभग 38 से 40% भी इनकी संख्या जा सकती है, और ये भारतीय राजनीति में एक अभूतपूर्व बात होगी, हमारे देश के प्रतिनिधित्व के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ये सारे सेक्टर में। क्योंकि आप सोच के देखिए, क्यों नहीं, अगर उनकी आबादी 50% है तो उनको रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व भी 50% मिलना चाहिए। इसमें कौन सी बात आड़े आ रही है? ठीक है, तो सरकारें क्या है, विपक्षी दलों के साथ में आम सहमति बनाने के लिए बैठकें इन्होंने शुरू कर दिए। आने वाले टाइम में हम देखेंगे ये जो है, थोड़ा सा और हम रिकेप कर लेते हैं। जैसे अभी लोकसभा की सीटें 543 है, ये बढ़ के 816 हो जाएगी। अभी आरक्षित सीटें कुछ भी नहीं है, लेकिन 50 के आसपास जो सीटें उन पे जीत के आती है, लेकिन ये बढ़ के हो जाएगी 273, और अगर 300 से ऊपर भी हो जाएगी, क्योंकि जनरल सीटों पे भी वुमेन्स जीत के आएगी। और नई जनगणना के बाद का प्रावधान था पहले, अभी 2011 की जनगणना कर दिया। पहले कुछ भी निश्चित नहीं था, अभी 31 मार्च जो है वो निश्चित कर दिया, और अवधि भी 15 वर्ष जो है निश्चित करने जा रही है। प्रस्तावित जो है उसमें अब देखते हैं बाकी लोकसभा की जो बाकी पार्टीज है उनका क्या रुख रहता है, और सत्ता दल किस तरह से उनके बीच में आम सहमति बना के और इस बिल को पारित करवाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें अच्छे से समझ आई होगी। अगली जो न्यूज है वो INS तारागिरी के बारे में। देखिए, ये जो है प्रोजेक्ट 17A हमारा एक चल रहा है, स्पेशली ये नेवी का वारशिप है। ठीक है, इसमें जो आप ये देख रहे हैं ये बेसिकली एक रनवे होता है जहाँ पे कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है। ठीक है, और इसमें याद रखने वाली बात, एक तो INS तारागिरी आपसे सीधा पूछा जा सकता है, कहाँ इसको नौसेना में शामिल किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम। प्रोजेक्ट का नाम 17A है, और ये चौथा स्टील्थ फ्रिगेट। देखिए, स्टील्थ जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी होती है इसमें कुछ कोटिंग होती है एक विशेष प्रकार की। ठीक है, जहाज के चारों तरफ इस कोटिंग की वजह से क्या होता है? देखिए, बेसिकली क्या है, अगर मान लो यहाँ कोई रडार है, ठीक है, दुश्मन देश का रडार है, तो रडार क्या करता है, यहाँ से वेव्स भेजता है लगातार चारों तरफ। तो
वेव्स क्या करती है, यहाँ टकराती है और वापस रिटर्न लौटती है। और इसी वजह से चाहे कोई रडार है, चाहे कोई एयरक्राफ्ट में रडार लगा हुआ है दुश्मन के, एक ही जरिया उसके पास होता है ये जानने का कि सामने कोई ऑप्टिकल है, कोई इस तरह का, और वो इमेज भी बन जाती है कि जहाज है, वायुसेना का जहाज है या नेवी का कोई एयरक्राफ्ट है, वो सारी चीजें पता चल जाती है। लेकिन जब ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है तो इसमें क्या है कि ये जो वेव्स इधर से आती है इनको ये ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। अगर आप सोच के देखिए, जब ऑब्जर्व हो जाएगी वेव्स तो लौट के वेव्स नहीं जाएगी दोबारा इसके पास, तो फिर इसको पता नहीं चलेगा, यानी दुश्मन को इसकी लोकेशन पता नहीं चलेगी। हालांकि अभी स्टील्थ टेक्नोलॉजी भी सवालिया निशानों पे है, क्योंकि अभी यूएस और ईरान का आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और यूएस का एक एयरक्राफ्ट है F-35, बहुत ही उन्नत किस्म का, इसको फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन और इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ही यूज की गई है, उसके बावजूद इसको टारगेट अभी ईरान की मिसाइल ने किया है। तो इसमें देखेंगे आगे डेवलपमेंट, लेकिन अभी आपके लिए जानने लायक चीज ये वजन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और इससे जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हमने बात करी कि रडार की पकड़ में है, राइट। चलिए आगे, एक लिपुल एक दर्रा है, ठीक है। देखिए दर्रा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में, ये पीसीएस में भी है, आईएएस में भी है, सारे सिलेबस में लगभग दर्रे पे सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी न्यूज है 7 साल पहले इस पे जो व्यापार था भारत और चीन के बीच वो बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी दोबारा रीओपन हो रहा है ये, ठीक है। ये रीओपन हो रहा है और जून 2026 से यहाँ फिर से शुरू हो जाएगा। याद रखने वाली बात ये कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये दर्रा है, याद रखेंगे लिपुलेख दर्रा कहाँ पे, उत्तराखंड में। और सबसे बढ़िया तरीका है तैयारी करने का कि आप इसी टाइम जस्ट अपनी ज्योग्राफी की जो टेक्स्ट बुक है वो निकालिए और सारे दर्रे, ठीक है, नाथुला कहाँ पे है, जोजिला कहाँ पे है, लिपुलेख कहाँ पे है, ये एक बार आप पढ़ लेंगे तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी जो मेमोराइजेशन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, एंड आपका एक टॉपिक यहीं कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम मैं यहाँ भी ऐड कर सकता था इसमें स्लाइड्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बट वीडियो लंबा हो जाता है। आपकी खुद की एक 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 थॉट प्रोसेस बननी चाहिए, एक आदत बननी चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको ये काम दे रहा हूँ कि आप ये करके देखिए, और जब 3 4 5 बार आप करेंगे आपके लिए सर्दियाँ ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और ये 7 साल बाद व्यापार को बहाल करा, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये इस तरह दर्रा क्या होता है, बेसिकली बड़ी दो पहाड़ी संरचनाओं के बीच में एक मार्ग होता है जो किसी दो नेशन को या दो बॉडीज को जोड़ता है। तो इधर इंडिया है, इधर चाइना है, और ये एरिया कौन सा है, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये लिपुलेख जो है दोबारा ओपन हो रहा है। चलिए आगे ऑप्टिकल क्लॉक के बारे में बात की गई है। देखिए ऑप्टिकल क्लॉक क्या होती है, बेसिकली ये चाइना ने इन्वेंट करी है, और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की सुपर घड़ी है, ठीक है। होता क्या है अभी जो आप देखेंगे तो एटॉमिक घड़ियां अभी चल रही है, और एटॉमिक घड़ियां जो है उनकी वजह से ही हमारी पूरी दुनिया का जो टाइम है वो डिसाइड हो रहा है। लेकिन इसमें भी बहुत माइक्रो सेकेंड्स की, बहुत लंबे टाइम से, मान लो 100 साल में एक माइक्रो सेकंड से या एक सेकंड की गलती होती है, यानी कि मिसमैच होता है, फिर उसको ठीक करना पड़ता है। लेकिन ये जो ऑप्टिकल क्लॉक चाइना ने डेवलप करी है, ये लगभग 30 अरब साल में एक सेकंड की गलती करेगी, यानी कि इसमें गलती करने की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल नील है, नहीं के बराबर है। और ये एटम और रोशनी की मदद से समय को मापती है, और लेजर से स्ट्रोसियम जो है इसको, ये एटम को ठंडा करके स्थिर करता है। ये इंपॉर्टेंट ये टेक्नोलॉजी, आप सिंपल इतना याद रखें कि ऑप्टिकल क्लॉक क्या है, किसका इन्वेंशन, चाइना का है, और बेसिकली एटॉमिक जो घड़ियां हैं उनसे भी ज्यादा एफिशिएंट और कम गलती करती है, ठीक है। चलो अगला आर्टिकल, हमने एक बहुत सारे आर्टिकल 4 से 5 जो इंग्लिश आर्टिकल्स थे न्यूज़पेपर के अलग अलग, उनको इंक्लूड करके उसका क्रक्स निकाल के हमने ये ऐड किया आपके लिए। इसमें कुछ आपके प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन भी होगी, और मेंस रिलेटेड भी होगी। मेंस रिलेटेड कैसी होगी, देखिए एनवायरनमेंट जो है आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। एनवायरनमेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। भौगोलिक जो तापन है, यानी जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। बहुत सारी ट्रेजेडीज हो रही है, जैसे बाढ़, भूकंप, आपने उत्तराखंड की ये सब राज्य देखी, ये सारे रीजन इसके पीछे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। क्यों है, देखिए ये नेचुरल बॉडीज है, अब यहाँ विकास भी करना है, यानी कि डेवलपमेंट भी करना है, और जब डेवलपमेंट होगा तो ये जो जंगल है, ये जो समुद्री जो जनजीवन है, ये सब अस्त व्यस्त होगा, यहाँ से हटेगा, और इसकी जो कॉस्ट है हमें चुकानी पड़ती है। तो बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट बनेगा, आपके दिमाग में कुछ फैक्चुअल चीजें आपको इस आर्टिकल में मिलेगी। चलिए देखते हैं, ठीक है। एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, देखिए बेसिकली 2010 में इसकी स्थापना करी थी, और इसकी स्थापना इस उद्देश्य के साथ करी थी कि जो भी पर्यावरणीय इस तरह की जो चिंताएं होगी, यानी कहीं कोई प्रोजेक्ट लगा रहे तो आप उसको मॉनिटर करोगे,
ठीक है, आप उसको एक्सेस करोगे कि भाई कितना नुकसान होगा, क्या ये प्रोजेक्ट यहाँ के लिए ठीक है, नहीं है, अगर नहीं है तो उसको परमिशन नहीं देनी है, ये सारी बातें। लेकिन जो निकोबार पे जो प्रोजेक्ट होने जा रहा है, आपको पता है निकोबार जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आइलैंड है, जो सामरिक दृष्टि से यानी युद्ध की दृष्टि से भी, हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनवायरमेंट के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो यहाँ ट्रिब्यूनल ने बोला है कि अपना ग्रीन सिग्नल इनको दे दिया कि ये प्रोजेक्ट ठीक है और इसका पर्यावरण पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और आसपास का जो रीफ बोला जाता है, देखिए बेसिकली ये जो रीफ है, ठीक है, ये कोरल रीफ यहाँ पे बने होते हैं, इनको पुनर्स्थापित करके कहीं और सेटल कर दिया जाएगा। इसमें आर्टिकल में जो राइटर्स है वो चिंता व्यक्त करेंगे कि भाई ये गलत किया है। इंपॉर्टेंट पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए निकोबार की। देखिए ये ग्रेट निकोबार जो है रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया से जो इसकी दूरी है उतनी दूरी इसकी पोर्ट कलांग से है, उतनी दूरी इसकी कोलंबो श्रीलंका का जो पोर्ट है उतनी दूरी इसकी सिंगापुर से है। ठीक है, पोर्ट कलांग जो है मेरे हिसाब से म्यांमार में होना चाहिए, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, मैंने इसको देखा नहीं है, पोर्ट कलांग होना चाहिए म्यांमार में। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है वहाँ पे। सोच के देखिए अगर यहाँ पे हमने अच्छा समुद्री बंदरगाह अगर विकसित कर लिया तो ये एक व्यापारिक हब बन सकता है। विकास का सेक्टर क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक तो गेलेथिया की खाड़ी है, एक पेमिया की खाड़ी है और दूसरी है नानजप्पा की खाड़ी। ये जो 3 खाड़ियां हैं ये इंपॉर्टेंट खाड़ियां हैं निकोबार आइलैंड की, जहां पे ये प्रोजेक्ट चलना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है पारिस्थितिकी इसका महत्व। देखिए घने वर्षा वन यहाँ पे बने हुए हैं जो कि जीवमंडल रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों से संरक्षित है, यानी अभी प्रिजर्व करके रखा गया है। लेकिन आप सोच के देखिए जब ये प्रोजेक्ट चलेगा तो ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज होगी। यहाँ पे मैंग्रोव है, मैंग्रोव आपको पता है समुद्री जंगल होते हैं। कोरल है, ठीक है, जो कि समुद्री जिनको समुद्र की या आप मान लो कि ऑक्सीजन का पावर हाउस बोला जाता है। समुद्री जीवों को ऑक्सीजन इन कोरल्स की वजह से, भोजन भी इन कोरल की वजह से मिलता है। लेदर बे कछुआ है, कछुओं की बहुत ही एक बढ़िया स्पीसी है वो है। कोरल मैंग्रोव है और निकोबार मेगापोड्स का भी आवास है, यानी कि पारिस्थितिकी के रूप से पर्यावरणीय दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सोमपेन और निकोबारी, ये 2 जनजातियां भी यहाँ पे निवास करती है। और बेसिकली आप अंडमान और निकोबार में देखेंगे तो जो जनजातियां इस तरह की जो मेनलैंड से दूर रहती है, यानी कि जो मुख्य भूमि है उनके आसपास भी वो लोग नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब एनजीटी की जो भूमिका है उस पर राइटर्स जो है अलग अलग आर्टिकल्स में सवाल उठाए उन्होंने। कैसे गेलेथिया जो खाड़ी है अपनी गेलेथिया खाड़ी, इसका जो हिस्सा है वो CRZ कैटेगरी 1 में आता है। आप CRZ कैटेगरी 1 से ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसको सिंपल ऐसे समझे कि हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया जोन 1 का मतलब होता है कि इसमें कोई नहीं घुस सकता। जैसे अपन जंगल का बोलते हैं ना कोर एरिया, यानी कि बीच में जहाँ पे टाइगर्स के मिलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है तो उसको ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। तो गैलेथिया जो खाड़ी है इसका जो एरिया इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है वो कैटेगरी 1 में है, उसके बावजूद भी एनजीटी ने इसको नजरअंदाज कर दिया। सबसे पहला जो कंसर्न है, इस फैक्ट को आप बहुत सारी जगह बहुत सारे अपने आंसर्स में जो आपके एनवायरनमेंट से जुड़े हुए होते हैं, जो आपके डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं, वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आखिर कोरल रीफ की संख्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और इस योजना में 30 से ज्यादा वर्ष लग सकते हैं। सोच के देखिए 30 साल में कितना ज्यादा जंगल विस्थापित हो जाएगा, और क्या हम इसको मॉनिटर कर पाएंगे कि भाई जो आपने नई जगह कोरल को स्थापित किया है वो कितनी ठीक रही है कितनी नहीं है। तो इस तरह से ये जो परिपक्व परिस्थिति है उसको उजाड़कर वनीकरण की हानि को भरपाई नहीं, यानी कि देखिए आप जो ये कोरल रीफ डेवलप हो रखे हैं, ठीक है, आप सोच के देखिए इनको यहाँ से स्थानांतरित किसी नई जगह किया जाता है तो क्या इतने नेचुरल वे में यहाँ सर्वाइव करेंगे? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नो। तो यही सारे जो कंसर्न्स है वो बेसिकली व्यक्त कर रहे हैं सारे सारे जो राइटर्स हैं वो इन आर्टिकल्स में। ठीक है, आगे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यूएसए प्लस इजराइल दोनों का जो वार चल रहा है ईरान के साथ, इसमें क्या नए डेवलपमेंट है। बेसिकली देखिए ट्रम्प जो है वो काफी टाइम से पहले वेनेजुला में किया, बाद में ग्रीनलैंड हथियाने की बात करी, नाटो को धमकाता रहा, रूस यूक्रेन युद्ध में उस तरह से पॉजिटिव भूमिका नहीं निभा पाया। तो बहुत सारे कंसर्न्स थे, और आप देखेंगे 1945 के बाद से लगातार यूरोपीय देशों ने बहुत भरोसा किया अमेरिका पे, और नाटो जो संगठन बनाया उसका मुख्य हिस्सा जो फंडिंग करता था वो अमेरिका ही करता था। पर बेसिकली पिछले 6-8-10 महीने के जो घटनाक्रम हुए यूरोपीय देशों का मोह भंग, एक डिस्टेंस उन्होंने अमेरिका से बनाया। क्योंकि जब ये लड़ाई हुई तो अमेरिका ने बोला, इंग्लैंड को बोला कि आप अपने जो एयरपोर्ट्स है वो हमें यूज करने दीजिए, हमारे जहाज को उतरने दीजिए, उन्होंने मना कर दिया। फ्रांस को हेल्प करने के लिए बोला, मना कर दिया। हाल ही में उन्होंने चीन और रूस को बोला कि आप होर्मुज जो है, देखिए होर्मुज स्ट्रेट ये है, ठीक है, इसको जो है उन्होंने बोला कि इसको आप खुलवाइए। देखिए बेसिकली ये जो है ये ईरान का एरिया है, ठीक है, और ईरान ने यहाँ पे क्या कर रखे हैं, अपनी छोटी छोटी जो शिप्स है वो पूरे एरिया में यहाँ फैला रखी है। ठीक है, तो
पूरा जो लगभग 15 से 25% जो तेल और गैस है वो इसी रास्ते से दुनिया में जाता है, इवन इंडिया में भी यहीं से आता है। तो ये पूरा एरिया इसको कंट्रोल कर लिया है किसने, ईरान ने। और ईरान ने कुछ उन्होंने बोला है जो हमसे परमिशन मांगेंगे या कुछ और एडिशनल पैसा उन लोगों से ले रहे हैं जो भी जहाज यहाँ से गुजर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पूरी की पूरी दुनिया। और इससे क्या हो रहा है, ऑयल की सप्लाई, गैस की सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है, इससे उनके जो मार्केट में दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अमेरिका ने बोला रूस और चाइना को कि आप इसको खुलवाइए, पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये सारे कुछ डेवलपमेंट है, उनको हम टक से एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यूरोपीय देशों ने 2 टूक उनको मना कर दिया और इसकी वजह से युद्ध का जो विस्तार वो टल रहा है। देखिए आप सोच के देखिए, यूरोप के अगर मान लो फ्रांस आ जाता है और यूके आ जाता है, स्पेन आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, तो ये विश्व युद्ध की तरफ ये बढ़ जाएगा। उनमें समझदारी दिखाई है, जो कि बढ़िया चीज। और हॉर्मुज को खोलने के लिए ट्रम्प की जो यूरोपीय देश चीन और रूस से जो अपील है वो भी बेअसर रही है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन यूरोप का रुख और चीन की सक्रियता, इन दोनों को हम समझते हैं। देखिए यूरोपीय देशों ने तो इनकार कर दिया, फ्रांस ने, इंग्लैंड, यूके ने, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड को बोला जाता है, जर्मनी ने सैनिक बेड़े भेजने से मना कर दिया। इन्होंने बोला कि हम आपकी ईरान की लड़ाई में हम अपने सैनिक और अपने बेड़े यानी अपने जहाज वगैरह हम नहीं भेजेंगे। स्पेन और डेनमार्क ने तो बहुत क्लियरली, बहुत हरासिंग वे में यूएसए को माना है। डेनमार्क आपको पता है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वहां पे डेनमार्क का ही जो है स्वायत्त प्रदेश है उसी का, और उसको हथियाने की बात लगातार ट्रम्प कर रहा था, तो उनका गुस्सा होना बहुत स्वाभाविक है। आगे देखिए चीन की जो भूमिका, देखिए चीन साइलेंटली ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है। और आप एक चीज मान के चलिए, अगर ईरान इतना लड़ पाया है तो बैक हैंड से रूस और चीन ने 100% टेक्नोलॉजी एंड सारा जो सपोर्ट है वो ईरान को दिया है, इंटेलिजेंस या सारी चीजें मान ली। इसी वजह से वो युद्ध में इतना सर्वाइव कर पा रहा, वरना अमेरिका की कैपेसिटीज और उसकी कैपेसिटीज में बहुत रात दिन का अंतर है, इवन इसराइल भी। तो अगर इतना सर्वाइव कर पा रहा है, 2 वीक होने को आए हैं और अभी भी लड़ाई लड़ रहा है, इट मीन्स ये पीछे इसके खड़े हैं। एक चीनी जो दूत है वो ईरान और अरब देशों के बीच घूम रहा है, यानी कि, और रक्षा विशेषज्ञ जो है वो मान रहे हैं कि ईरान का टिके रहना रूस चीनी सामरिक मदद के बिना संभव नहीं, जिसके बारे में हमने बात करी, यानी कि वो हेल्प कर रहे हैं। हाँ, दूसरा, यूरोप ईरान के खिलाफ आए, अगर मान लो यूरोपीय देश इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ रूस और चाइना थोड़ा ना चुप बैठेंगे, वो भी इस लड़ाई में ईरान के पक्ष में आ जाएंगे और ये विश्व युद्ध होना लगभग निश्चित हो जाएगा, ठीक है। कुछ रीजन है कि यूरोप क्यों नहीं साथ दे रहा अमेरिका का। देखिए हमने बात करी ट्रम्प का जो व्यवहार धमकी भरा, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क से अन्य देशों को अपने इरादों से सशंकित किया, यानी कि उनके मन में शंका पैदा कर दी। आगे नाटो की मजबूरी है, देखिए नाटो अमेरिका की वित्तीय सहायता से ही चलता है, सबसे ज्यादा फंडिंग जो नाटो को करता है वो अमेरिका ही करता है, और यूरोप का जो रक्षा खर्च नाटो में वो काफी कम है। और दूसरा, कोई भी देश इस तरह से बिना सोचे समझे इस लड़ाई में कूदना नहीं चाहता जिससे कि विश्व युद्ध का खतरा हो। तो ये सारी हमारी डिस्कशन थी आज की। हमने पहले नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम था उसके बारे में बहुत विस्तार से डिस्कस किया, ठीक। एक सेकेंड अपन जस्ट बात कर लेते हैं, या यही थे ना, या ठीक है। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में बात करी, फिर आईएनएस तारागिरी के बारे में हमने बात करी, रिपुलेख दर्रे के बारे में बात करी, और मैंने आपको एडवाइस किया प्लीज गो एंड रीड ऑल दर्रास, यानी सारे दरों को अभी आप पढ़ लीजिए। ऑप्टिकल क्लॉक जो कि चाइना डेवलप करी है, उसकी जो कैपेसिटीज, एफिशिएंसी, उसके बारे में हमने बात करी। ग्रेट निकोबार में जो कंसर्न्स है, अलग अलग इंग्लिश आर्टिकल्स को हमने इसमें कंपाइल करके डिस्कस किया। और हॉर्मुज का जो संकट है, ठीक है, यूरोप का और इस वर्तमान सिनेरियो में, हालांकि अभी बातचीत चल रही है, कुछ शर्तें बताई है इधर से अपने ईरान ने, अब देखते हैं इसमें आगे क्या रहता है। बाकी हालात बहुत अच्छे तो नहीं है, ठीक है। चलिए, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्कशन पसंद आई होगी। तो अब लेते हैं आपसे विदा, आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।